सो हे गाइस, एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिहान ने फाइनली इमॉर्टल ताऊ को मारकर उसका पीक हथिया लिया होता है, जिसके कारण छोटू मास्टर उसे 2 पीक का न्यू लीडर बना देता है, जो कि भविष्य में उसे ही कंट्रोल करना होगा। और हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई एक मास्टर 2 पीक को कंट्रोल करे। तो एपिसोड 11 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे डिसाइपल किसी पवेलियन के बाहर काफी ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, क्योंकि वह न्यू यंग मास्टर लिहान से काफी ज्यादा न खुश होते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई लड़का उनका यंग मास्टर बने। इसीलिए वह काफी आंदोलन कर रहे होते हैं। फिर लिहान रूम से बाहर आता है, जिसको देखकर सभी डिसाइपल चिल्लाने लगते हैं। फिर लिहान को इमॉर्टल फेरी द्वारा पता चलता है कि वह छोटू मास्टर उसे यहाँ का पीक मास्टर बना के यहाँ से चला गया है, ताकि तुम्हें पीक के अंदर होने वाले हलचल के बारे में खुद ही संभालना पड़े। और जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करे, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में आप सभी का क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। अब सारे डिसाइपल लिहान से कल्टीवेशन के लिए यूज होने वाले स्पिरिचुअल स्टोन की मांग करने के लिए आए होते हैं। वह बोलते हैं कि पहले हमें स्पिरिचुअल स्टोन 2 गुना मिलता था, अब हमें 3 गुना चाहिए, जिसके लिए वह धरने पे आए होते हैं। छोटू मास्टर यहाँ से गायब हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ का न्यू यंग मास्टर होने के नाते लिहान को यह कंप्लेन स्वीकार करके इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। डिसाइपल ये भी बोलते हैं, अगर हमें 3 गुना स्पिरिचुअल स्टोन नहीं मिला तो हम इस सेक्ट को छोड़ के किसी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। जिस पर लिहान बोलता है कि अरे तुम सब तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब जितना ज्यादा यहाँ पे मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हें तो 3 गुना नहीं बल्कि 5 गुना स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा, वह भी बड़े वाले आलू के जैसे। फिर लिहान एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए तो मेरे पास आओ। लिहान उसकी सारी स्पिरिचुअल स्टोन छीन लेता है। फिर लिहान सभी को बताने लगता है कि अरे सॉरी, दरअसल मैं कहना चाहता था कि मैं तुम सबसे स्पिरिचुअल स्टोन लेने वाला हूँ, देने वाला तो हूँ नहीं। जिस बात से डिसाइपल भड़क उठते हैं और बोलते हैं कि तुम चाहे यहाँ के यंग मास्टर क्यों ना हो, मगर तुम्हें मैं स्पिरिचुअल स्टोन नहीं छीनने दूंगा। पर इस बात से लिहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उस डिसाइपल से उसका स्पिरिचुअल स्टोन छीन लेता है। लिहान सभी से स्पिरिचुअल स्टोन मांगने लगता है, पर कुछ डिसाइपल उससे नाराज होते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पे हम पे धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो, मास्टर को आने दो, तुम्हारे बारे में सब सच्चाई बता देंगे। जिस बात को सुनने के बाद लिहान भड़क चुका था और बोलने लगता है कि तुम सब अपने स्पिरिचुअल स्टोन मुझे देते हो या फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं क्या। फिर लिहान वहाँ पे मौजूद सभी बंदे की अच्छी तरीके से सुताई करने लगता है और वहाँ पे मौजूद सभी लौंडों की सुताई करने के बाद सभी डिसाइपल को शांति से सुला देता है। इधर वो सारे डिसाइपल कीड़े मकोड़ों की तरफ पड़े होते हैं। फिर वहाँ पे वही लड़का आता है जिसको मिस मेंग ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जो कि बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से आपसे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं मांगूंगा। लिहान सोचने लगता है कि अरे नहीं, यह छक्का फिर से आ गया है, इससे दूर ही रहना मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये क्या कर देगा मुझे भी नहीं मालूम। और यह काफी गलत हरकत करने लगता है मेरे पास जब भी आता है और उसे बोलने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे पास से जाओ और इन सभी डिसाइपल को भी ले जाकर कहीं पे फेंक देना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तियान पीक अब से मेरा है, इसीलिए तुम यहाँ के ट्रेजर हाउस को पूरी तरीके से सील कर दो और ध्यान रखना कि इस ट्रेजर हाउस में मेरे अलावा कोई और भी ना जा सके, और एक भी ट्रेजर वहाँ से गायब हुआ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ छोटू लीडर होते हैं, जो कि मिस मेंग के साथ होते हैं। जहाँ छोटू मास्टर मिस मेंग को एक काफी पावरफुल ट्रेजर देते हैं, जो ट्रेजर पहले यहाँ के पुराने सेक्ट लीडर को दिया गया था। अब उनके मर जाने के बाद यह ट्रेजर मिस मेंग को दिया जा रहा है, वो भी चुपके से। यह सीक्रेट ट्रेजर मिलने के बाद मिस मेंग छोटू मास्टर का शुक्रिया अदा करती है। फिर हमें पता चलता है कि यह दोनों मिलकर लिहान को सेक्ट से बाहर निकालने का प्लान बना रहे होते हैं, जो कि काफी सीक्रेट प्लान होता है और इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है, जो हमें पता लगे तो बताऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इमॉर्टल फेरी लिहान के ऊपर हंस रही होती है। तो लिहान पूछता है कि आखिरकार तुम मुझ पे क्यों हंस रही हो। इमॉर्टल फेरी बताती है कि तुम हो ही ऐसे कि मेरा दिल तुम पे हंसने का कर रहा है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं तुम्हें उन 7 इमॉर्टल से मरने से बचाई थी। तुम उस समय काफी छोटे और नादान थे और काफी कमजोर थे, मगर मैंने तुम्हें काफी मेहनत करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बनाया और ऐसा लग रहा है कि आज भी तुम उसी हालत में हो कि मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है। कितनी अच्छी मैं अपने डिवाइन रियल में एक गॉड की जिंदगी जी रही थी, वहाँ कितने आराम से मैं सो रही थी, मगर तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पे देखो खुले आसमान में सो रही हूँ। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि डिवाइन गॉड ने तुम्हें ही आखिरकार क्यों चुना। अगर वो चाहते तो किसी और टैलेंटेड लड़कों को भी अपने डिवाइन सन के रूप में चुन सकते थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि डिवाइन गॉड ने तुम्हारे जैसे लूजर को एक डिवाइन सन बना लिया। लिहान इसकी इतनी बुरी बेइज्जती कर रहा होता है, पर लिहान इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर लिहान बताता है कि मिस मेंग ने मुझे बताया है कि मेरे
जैसा एक और टैलेंटेड लड़का है जो कि काफी समय पहले उन 7 इमॉर्टल से बच गया था और वह अभी भी जिंदा है और गलती से वह इसी सिटी में मौजूद है जिसे मुझे कल जाकर खोजना है। तो इमॉर्टल फेरी इसके बातों का जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वह अभी भी जिंदा होगा, अगर जिंदा होगा तो जरूर उसके साथ कोई ना कोई मेरे जैसे ही कोई इमॉर्टल फेरी होगी, क्योंकि जब वे सातों इमॉर्टल्स किसी पे हमला करते हैं तो किसी के लिए बचना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वह एक साथ काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह टैलेंटेड लड़का इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वह उसे अकेले डील कर सके। जैसे मैंने तुम्हें बचाया था उसे भी किसी ने बचाया होगा। फिर लेहान उसके बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि हम कल चल रहे हैं उसे खोजने के लिए और मुझे मिस मिंग ने बताया है कि वह 6 इमॉर्टल सिर्फ टैलेंटेड और जीनियस लड़के को खोजकर अपना शिकार बनाते हैं और यही मुझे मालूम चला है कि इमॉर्टल के हमले से वह लड़का भी बच गया था। वह इसी सिटी में मौजूद है और छुपा हुआ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया ना पहले, और वह यह भी बताता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे जो जानकारी काफी मेहनत कर मिली होती वह मुझे इतनी आसानी से मिल रही है। इसका मतलब तुम समझी कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस बात पे इमॉर्टल फेरी बताती है कि तुम चिंता मत करो, अब समय आ चुका है कि हम अपने सीक्रेट को रिवील कर दे और अपने रियल अवतार में आए, क्योंकि अब हमें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। फिर लिहान उसी दौरान इमॉर्टल फेरी से पूछने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में लेकर उससे सारी सच्चाई उगलवा सकती हो, मगर फिर भी तुमने उस समय जब मैंने इमॉर्टल ताऊ को मारा था तो तुमने उसे अपने कंट्रोल में ना लेकर बल्कि तुमने डीमन फॉक्स को उसे कंट्रोल करने को बोली थी। मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो इमॉर्टल फेरी उसके बातों का जवाब देते हुए बोलती है अगर मैं उसे अपने पावर से कंट्रोल करती तो वो सारी सच्चाई उगल देता और सारी सच्चाई तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर तुम यह सब जान गए तो तुम जल्दी ही अपना एक्शन लेने लगोगे। तो लिहान बोलता है कि अच्छा तो तुम यह सब काम सीक्रेटली करना चाहती थी ताकि किसी को पता ना चले, आखिरकार ऐसा क्यों? जिसके बात पर इमॉर्टल फेरी बताती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जिसे मारा उसका पावर कुछ ज्यादा ही था। इमॉर्टल ताऊ जिसका पावर डिवाइन रियलम की ही तरह था और तुम्हारे मास्टर जिन्होंने तुम्हें गोल्डन पीक की जिम्मेदारी दी उनका पावर भी कुछ ऐसा ही था, जिससे मैं कंफर्म हो गई कि धरती पे डिवाइन पावर का कोई ना कोई सोर्स जरूर ही है जिसके कारण यह सब इतने पावरफुल हो रहे हैं। अगर डिवाइन रियलम का पावर इसी तरह इस रियलम में आता रहा तो कोई ना कोई काफी ज्यादा पावरफुल बनकर इस वर्ल्ड को तबाह कर देगा, जो कि मैं कतई नहीं चाहती। जिसके बातों को जवाब देते हुए लिहान बोलने लगता है कि तुम तो किसी के भी इमोशन या फिर फीलिंग को नहीं समझ सकती, तो आखिरकार तुम्हें इस दुनिया के लिए इतना ज्यादा प्यार कहाँ से उभर आया? इमॉर्टल फेरी बताती है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इस दुनिया से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यह जगह काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है और तुम भी, और ये सारे नजारे जो कि मेरे पास्ट लाइफ से रिलेट करते थे। तुम मेरे से काफी ज्यादा ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपने फैमिली के किलर्स के बारे में भी मालूम है और अपने हिस्ट्री के बारे में भी, मगर मैं कितनी अनलकी हूँ जो कि मेरे अपने फैमिली के बारे में याद है और ना ही अपने पास्ट लाइफ के बारे में। पहले मैं भी एक इंसान हुआ करती थी मगर किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया और फिर मैं एक इमॉर्टल फेरी बन गई और इस प्रकार मैं फीलिंगलेस हो गई, पर अभी भी मुझ में कुछ फीलिंग्स बाकी है। इमॉर्टल फेरी इन सब के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ही उदास होने लगती है, जिसे इस तरह से उदास हुआ देखकर लिहान इस विषय को चेंज करते हुए इस बात को खत्म कर देता है और इसी के साथ सुबह हो चुका था। फिर वह सभी इस सिटी के अंदर जा चुके थे जहाँ वह एक फलों वाली बुढ़िया से पूछने लगते हैं कि क्या आप किसी टैलेंटेड लड़के ली हाउ के बारे में जानते हैं? क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? जिस बात का वह बुढ़ी कोई जवाब नहीं देती। लिहान समझ चुका था कि अगर मुझे इसे सारी सच्चाई उगलवाना है तो मुझे इसे रिश्वत देना होगा और वह उसे दे भी देता है। फिर वह बुढ़िया सब सच्चाई बता देती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे सिटी लॉर्ड का बेटा है। जैसे कि आप सब जानते हैं वह काफी ज्यादा टैलेंटेड और इमॉर्टल बनने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। यह सब बात बोलने के बाद बुढ़िया फिर से चुप हो जाती है। लिहान समझ चुका था कि यह ऐसे जवाब नहीं देगी, इसीलिए वह फिर से उसे रिश्वत देता है। बुढ़िया फिर से चपड़ चपड़ बोलने लगती है कि मगर तुम्हें यहाँ आने में काफी देर हो गई, वह पहले ही मर चुका है। फिर लेहान उस बुढ़िया से फ्रूट लेकर वहाँ से चलने लगता है। फिर वह दोनों चलते चलते सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह लड़का कैसे मर सकता है। हमने तो सुना था कि यह जिंदा है, पर इस बात में कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी बाप अपने बेटे की मरने की खबर आखिरकार क्यों फैलाएगा। फिर हमें इन दोनों के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा होता है और वह उसी बुढ़िया के पास आते हुए बोलता है कि मुझे बताइए कि आखिरकार वह दोनों आपसे क्या बात कर रहे थे। यह सब पूछने के बदले वह बंदा उसे पैसा भी देता है और यह बुढ़िया तो थी ही लालची, इसीलिए वह इसे सब कुछ सच बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह बंदा दोनों का फिर से पीछा करने लगता है। इधर लिहान उस सिटी के पवेलियन हाउस में पहुंच चुका था जहां उन दोनों का स्वागत वही बंदा करता है जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा था। लिहान फिर उस बंदे को बोलने लगता है कि मैं ली हाउ का दोस्त हूँ जो कि उसकी मौत की खबर सुनने से काफी ज्यादा मायूस हूँ। मैं उसे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आया
हूँ। फिर इसके बाद इमॉर्टल फेरी चारों तरफ स्कैन करके पता लगाने लगती है कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। यह सब स्कैन करने के बाद वह इमॉर्टल फेरी लीहान को बताने लगती है कि तुम्हारी अब खैर नहीं, सिटी के लॉर्ड ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे कई सारे असैसियन को हायर किया है जो कि एक किलर है। यह कहने की देरी ही थी तभी अचानक से पवेलियन के चारों तरफ का गेट बंद हो चुका था और वहाँ पे कई सारे असैसियंस आकर लीहान के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कुछ पल में ही लीहान की मौत की घाट उतार देते हैं। फिर वह घुसपैठिया बंदा सिटी लॉर्ड को बुलाने लगते हैं और बोलता है कि मैंने इस बंदे को काफी आसानी से मार दिया, जिसे मारने में मुझे काफी महंगी इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बदले मुझे कोई अच्छी रकम देंगे। फिर वहाँ पे सिटी लॉर्ड आते हुए बोलता है कि यह लड़का हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा 7 साल पहले ही मर गया और आखिरकार इतने सालों के बाद इसका कौन सा दोस्त है जो कि मिलने आया। लीहान को मरा हुआ देखकर वहाँ पे मौजूद किलर्स काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि इस मामूली से लड़के को मारने के लिए आपने मुझ जैसे असैसियन को हायर किया। यह टास्क इतना ज्यादा आसान था कि इसे तो मेरा एक जूनियर भी कर देता। पर तभी लीहान फिर से जिंदा होते हुए बोलने लगता है कि तुम सब क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम सब किसको मारने की बातें कर रहे हो, जरा पीछे तो देखो, तुम्हारा बाप आया है। फिर वह सब पीछे देखते हैं तो जहाँ वह लीहान उन सभी के पीछे आ रहा होता है और वह अपने वेपन को निकालते हुए उस बंदे को मार देता है। लीहान काफी गुस्से में वहाँ पे मौजूद किलर्स को एक एक करके मारने लगता है, पर आखिर में वहाँ पे 2 किलर्स बच जाते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बोलने लगते हैं कि मास्टर मुझे माफ करिए, मुझे पैसों से ज्यादा मेरी जान कीमती है, इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। फिर लीहान दोनों का रास्ता रोक देता है और तभी पीछे से इमॉर्टल फेरी दोनों किलर्स को काफी फनी अंदाज में डराने लगती है, पर फिर भी यह डरावना नजारा देखकर वह दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ऐसा नजारा देखकर सिटी लॉर्ड डरने लगता है और वह लीहान के सामने कई सारे प्रस्ताव पेश करने लगता है, जिसमें वह यह भी बताता है कि तुम मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें अपना सारा ट्रेजर दे दूंगा। जिसके बात को सुनने के बाद लीहान बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर तुम्हें मुझे एक सच्चाई बताना होगा अपने बेटे के बारे में। लीहान उस सिटी लॉर्ड के माथे पे अगरबत्ती जैसा कुछ लगा देता है जिससे वह सच बोल पाए। फिर लीहान उसे पूछने लगता है कि पहला सवाल यह बताओ कि ली हाओ कहाँ पर है, जिस पर सिटी लॉर्ड उसे बताता है कि मैंने उसे नीचे बेसमेंट में कैद कर दिया है, क्योंकि वह काफी पागल हो चुका है। वह किसी को भी मारने के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि वह कई साल पहले उन 6 इमॉर्टल से फाइट किया था जिसमें उसने अपने इमोशन को खो दिया था और वह एक पागल की तरह बिहेव करने लगा और वह एक सीरियस इंजरी से जूझ रहा है, जिसे ठीक करने के लिए मैंने कई सारे उपचार ट्राई किए मगर यह सब ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसे कैद कर दिया। इतना सब सुनने के बाद लीहान यह तो समझ चुका था कि यह झूठ बोल रहा है। लीहान उसे बोलने लगता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ, आखिरकार तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल मॉर्टल भला उन 6 इमॉर्टल जो कि काफी पावरफुल है उनसे फाइट कैसे कर सकता है और उसमें तुम जीत जाओगे। फिर सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बेटा पागल हो गया था उनसे फाइट करने के दौरान। मैंने उन सबसे भीख मांगी थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा बेटा पागल हो गया था जिसकी वजह से मैंने सभी जगह पे ये अफवाह फैला दी कि मेरा बेटा मर चुका है, मगर सच्चाई तो यह है कि मेरा बेटा जिंदा था। मेरा बेटा काफी ज्यादा डीमन की तरह हरकत करने लगा जिसकी वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा, नहीं तो सभी लोग मेरे बेटे को डीमन कह के बुलाते और मैं उसका बाप होने के नाते यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद लीहान उसे नीचे वाले बेसमेंट का पता पूछने लगता है। सिटी लॉर्ड उसे नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता बता देते हैं। फिर हमें नीचे बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीहान उसे खोजने के लिए निकल चुका था। इधर इमॉर्टल फेरी उसे बोलने लगती है क्या तुम्हें उस सिटी लॉर्ड के बातों पे विश्वास हुआ, जिस पर लीहान बोलता है कि मैंने उसके माथे पे एक ट्रेजर लगाया था जिसके कारण वह सच बोलता, मगर वह काफी चालाक निकला, वह सच नहीं बल्कि झूठ बोले जा रहा होता है और वैसे भी हमारे पास उसके बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई और काम नहीं, इसीलिए हमें खुद ही इस बात का पता लगाना हुआ कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जैसे ही हम ली हाओ को खोज लेंगे हमें सारी सच्चाई मालूम चल जाएगी। फिर आगे चलने के बाद लीहान के सामने एक काफी पावरफुल जाइंट पॉड होता है जिसे काफी पावरफुल जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है और इस तरह से उसे सिक्योरिटी दी गई थी जिसके कारण ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर कोई खतरनाक चीज बंधी होगी और इस चीज का जो गार्ड कर रहा था उस लड़के को भी किसी ने मार दिया होता है। यह सब देखने के बाद लीहान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और सोचने लगता है कि इस पॉड के अंदर आखिरकार क्या हो सकता है और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हमें काफी सारे उलझे हुए तार को सुलझाने में मदद मिलेगी, जो कि वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। इसीलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।